सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आपके वार्षिक परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र होने वाला है। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट 2025-26 जो दिया गया है उसको आज हम हल करेंगे। अधिकतम अंक आप देख रहे हो जिस प्रकार से आपका जो पेपर है वो 60 अंकों का होने वाला है। जो इसका समय होगा विद्यार्थियों वो नीचे आप देख रहे हैं 2.5 घंटे का होगा। आप आराम से 2.5 घंटे बैठे बैठे आप अपना हिंदी का पेपर कर सकते हैं। कक्षा आपकी मेंशन है, विषय हिंदी है। अब हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। बेटा इस प्रश्न पत्र को कम से कम 4-5 बार आपको पढ़ना है। पैटर्न हूबहू ऐसा ही होगा, प्रश्न अलग आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें से भी आपके 20% 30% प्रश्न है वो ऐसे कैसे आ जाए। तो 3-4 बार इसको पढ़ना, अलग से भी तैयारी करना और एक बार इसको जरूर लिखना। चलो शुरू करते हैं अब हम। तो विद्यार्थियों, आप अपने मोबाइल पे, टीवी पे, बोर्ड के ऊपर देख रहे हो कि प्रश्न पत्र आपके सामने है। नंबर देख रहे हो, समय देख रहे हो 2.5 घंटे का। सामान्य निर्देश, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड होंगे, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको करके आने हैं। इस प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों विकल्प क्या होता है, जैसे कि वो कहते हैं अथवा लगा होता है उसमें आपको एक प्रश्न करना होता है, या तो ऊपर वाला करोगे या फिर नीचे वाला। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। निर्देश क्या होते हैं बेटा, जैसे कि उन्होंने कहा कि 100 वर्णों के अंदर या 50 वर्णों के अंदर आपको उत्तर देना है, तो उसी वर्ण सीमा में, उसी शब्द सीमा में आपको उत्तर देने हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो शिक्षक है वो चेक करेगा तो सुविधा होगी कि पहले 1 का, 2 का, 3 का, फिर 4, फिर 5। अगर नहीं आते हो तो आप पहले वो उत्तर कीजिए जो आपको आते हैं, उसके बाद में जो नहीं आते उनको आप छोड़ सकते हैं। अब आपके सामने एक खंड दिया गया है, अपठित अवबोधनम। इस अपठित अवबोधनम को हम पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित जो गद्यांश है, निम्न यानी नीचे लिखा, ये गद्यांश आप देख रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जिन बच्चों को दृष्टि बाधित बच्चे थे जो देख नहीं पाते थे, उनके लिए वर्ण बनाए उन्होंने, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता था। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ। बचपन में एक दुर्घटना के कारण इनकी आंखें चली गई, दृष्टिहीन हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए एक विशेष लिपि बेटा जैसे हम पेन से लिखते हैं, वैसे ही वो लोग जिनको दिखता नहीं है, ऐसे बच्चे अपनी उंगलियों को पुस्तक के ऊपर फेर करके, और वो उकेरे हुए लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती है, जिससे पता चल जाता है जी क्या लिखा हुआ है, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं, जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने अपने जैसे दृष्टिहीन जो उसके जैसे जो बच्चे थे उनके लिए इतना अच्छा काम कर दिया, उनके जीवन को उज्जवल बना दिया। आज दुनिया भर के दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लुई ब्रेल का जीवन दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। अब देखिए, गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल जो है उन्होंने किसके लिए विशेष लिपि बनाई, किन लोगों को फायदा होता था, वो बच्चे कैसे होते थे। ऑप्शन है छोटे बच्चे, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिकों के लिए, चौथा है माता पिता के लिए। तो आप सभी ने अभी अभी पढ़ा था, अभी अभी देखा था कि उनकी खुद की आंखें चली गई थी, और उसके बाद में उन्होंने जो दृष्टिहीन लोग, ये देखिए नीचे से सेकंड जो पंक्ति है उसमें आप देख रहे हैं दृष्टिहीन लोग जो है उनके लिए उन्होंने कार्य किया। ब्रेल लिपि से वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न के अंदर वे गद्यांश के अनुसार जो उनका जन्म है वो किस देश में हुआ था। तो आप देखिए, जो हमने इसकी
पहली पहली लाइन जो पढ़ी थी उसके अंदर ही देखो 4 जनवरी को इनका जन्म हुआ, और कहाँ हुआ? फ्रांस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल ने विशेष लिपि यानी दृष्टिहीनों के लिए आविष्कार की थी। उत्तर आपके सामने है। दूसरा प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। यह प्रश्न भी आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है, ब्रेल लिपि जो उभरे हुए अक्षर है बिंदुओं से बनी होती है जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। समझ गए आप ब्रेल लिपि क्या होती है? जैसे कि आप एक सुई ले लीजिए और उस पेज के ऊपर उसे छेद कीजिए, फिर उसको हाथ से महसूस कीजिए, उसे कहते हैं उकेरे हुए अक्षर जिनको छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल का जीवन हमें दृढ़ निश्चय और परिश्रम और सेवा भावना की शिक्षा देता है। प्रश्न इसमें पूछा गया था कि उनका जो जीवन हमें क्या शिक्षा देता है, तो उनका जो जीवन है दृढ़ निश्चय, कि व्यक्ति को निश्चय में कमजोरी नहीं होनी चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए और सेवा भावना उसके अंदर होनी चाहिए। एक ये पद्य है आपके सामने जो गाया जाता है, जो एक गाने की तरह होता है उसे हम पद्य कहते हैं, और जो पंक्तिबद्ध होता है लाइनों में उसे हम गद्य कहते हैं। कि वश में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, सभी प्राणियों को जो अच्छी लगती हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, गधा, घोड़ा, गाय, कोई भी हो। जन यानी लोग जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता हो उसको भी जोड़ दे, ऐसी प्यारी मीठी बोली बोलिए। मीठी बोली प्यार के बीज है बोने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली। कितने चेहरों के ऊपर लालिमा जाती है अगर कोई अच्छा बोलता है तो। यह है बिगड़ी बातें बना देने वाली, होती मीठी बोली की बात निराली। दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली, दिल के अंदर जो पेचीदगियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो उलझन है, उन तालों की सच्ची ताली यानी चाबी क्या है? मीठी वाणी है। मीठी बोली या वाणी कह सकते हैं। फैलाने वाली सुगंध, हमें सुनना बोलना अच्छा, मीठी वाणी अच्छी लगती है, कड़वी वाणी नहीं लगती। सब और अनूठी मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। ये आपका पद्यांश है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। तो विद्यार्थियों, इसके प्रश्नोत्तर आपके सामने है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है इसके अनुसार मीठी बोली का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी के साथ हम अच्छे से बोल लें, मीठा बोल लें, प्यार से बोलें तो उसका प्रभाव पड़ता है। उत्तर है इसका कि वो वश में हो जाते हैं। वश में हो जाने का मतलब है कि वो हमारी बातें मानने लगते हैं, हमारा सम्मान करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे की गई है? तो अभी भी आपने पद्यांश पढ़ा था, उसमें आया था फूलों की डाली से। तीसरा प्रश्न है, दिल के तालों की चाबी, ताली यानी चाबी किसे कहा जाता है? तो उत्तर है इसका, दिल के पेचीदा तालों की सच्ची चाबी ताली अर्थात मीठी बोली को कहा जाता है। पद्यांश के अंदर जो वर्णित मीठी बोली है उसकी कोई 2 विशेषताएं बतानी है। कौन कौन सी उसकी 2 विशेषताएं हैं? हमें 2 विशेषताएं उसकी लिखनी है। तो इस पद्यांश में मीठी बोली की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, मीठी बोली जो है वो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देती है। मानो कभी झगड़ा हुआ हो तो हम अगर प्यार से बोलेंगे तो वो हमारी पुरानी जो रिश्तेदारी है, पुरानी मित्रता है, वो फिर से हमारी नई हो जाती है, अच्छे से चलती है। दूसरी विशेषता, यह बिगड़ी हुई बातों को बना देती है और प्यार बढ़ाती है। बिगड़ी हुई बातें मतलब हमारा कोई भी कार्य है जो हमने कठोर वचन बोल के, कड़वी बातें बोल के हमने बिगाड़ ली, उन बातों को दोबारा ये सुधार देती है और उसके अंदर एक नया रूप आ जाता है, एक अच्छाई आ जाती है। निम्नलिखित वैयाकरण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न आपके सामने हैं। विलोम शब्द इसके अंदर पूछे हैं कि आशा
आशा यानी किसी चीज की आस करना, उसका विलोम होगा निराशा। वीर पुरुष यानी जो बहादुर पुरुष होते हैं, रणभूमि के अंदर जो लड़ते हैं और कायर होते हैं वो भाग जाते हैं। अमावस्या के दिन पूर्ण रात्रि होती है, चंद्रमा नहीं दिखता। पूर्णिमा के दिन जो चांद है वो पूरा दिखाई देता है और पूरी रोशनी होती है। आगे की प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार यहां खालिस्तान है, इस कहावत को पूरा करना है तो एक अनार 100 बीमार, अर्थात एक अनार जो है वो 100 बीमारियों को ठीक करती है, इसका ये अर्थ है। अगला है, नवजीवन ने ली अंगड़ाई। इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है? तो आप देखते हैं, अंगड़ाई लेना यानी हम जब शरीर को तोड़ते हैं, खींचते हैं, उसे अंगड़ाई कहते हैं, तो ये क्रिया है। ठीक है, यहां क्रिया क्या है? अंगड़ाई। अगला प्रश्न है कि जो बाबा भारती है वो घोड़े से उतरकर स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। दिए गए वाक्य में सर्वनाम बताओ। तो देखो स्वयं, क्योंकि जो स्वयं शब्द है वो बाबा भारती के लिए आया है, तो किसी भी व्यक्ति के स्थान पे जो शब्द है, जैसे कि आप, तुम, वह, ये सब शब्द हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहां सर्वनाम शब्द क्या है? स्वयं। डाल पर पीला फूल खिला है, इस विशेषण का भेद लिखिए, कौन सा विशेषण है? तो विद्यार्थियों, जो ये विशेषण है ये गुणों को बता रहा है कि जो फूल है वो फूल पीला है। ठीक है ना, तो ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाची विशेषण। अगला प्रश्न 8 का, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण लिखिए। 3 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, बचपन, मिठास और ईमानदारी। आप कोई भी एक उदाहरण लिख करके आ सकते हैं। जल को कौन धारण करता है? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो, जलधर। जलधर बोलते हैं बादलों को। ठीक है, और एक घड़ा भी जलधर ही है, उसमें पानी आता है, जल यानी पानी, तो घड़े को भी हम जलधर कह सकते हैं। एक नया उदाहरण है, और बादल को जलधर हम कहते हैं। हृदय पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी अत्यधिक ईर्ष्या होना। ये बात सही है गलत है? प्रश्न के अंदर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति की प्रार्थना क्यों की? क्योंकि जो सुजान दीवान था उसकी शक्ति कम हो चुकी थी, और किसी भी राज्य को चलाने के लिए शक्ति का होना जरूरी है, और आयु दोनों घट चुकी थी, वो बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए। अगला प्रश्न है, नेक नामी मिट्टी में मिल जाए का क्या अर्थ है? तो इस पूरे पैराग्राफ को जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर आया था कि सम्मान और प्रतिष्ठा मेरी नष्ट न हो जाए। अगला प्रश्न है, प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने क्या शर्त रखी गई? तो प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने शर्त थी कि वे नया दीवान जो खोजेंगे वो स्वयं खोजेंगे, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं खोजेगा। इस गद्यांश से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें कर्तव्य निष्ठा का महत्व समझने को मिलता है। अब प्रश्न नंबर 5, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है। एंजेला को किस प्रकार की कहानियां सुनाती थी? एंजेला बच्चों को नैतिक शिक्षा, जिससे बच्चों का नैतिक विकास हो, प्रेरणादायक, उनको प्रेरणा मिले, और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनाती थी, जिनसे बच्चों में अच्छे संस्कार और साहस का विकास होता था। अगला प्रश्न आपके सामने, हॉकी के जो जादूगर हैं किस खिलाड़ी को कहा जाता था तथा उन्हें यह उपाधि क्यों मिली? विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोलते थे। बड़ी अच्छी हॉकी खेलते थे वो। उन्हें यह उपाधि इसीलिए मिली क्योंकि वे हॉकी खेल में अद्भुत कौशल रखते थे और अपने खेल के विरोधी टीम को चकित कर देते थे। 3 का प्रश्न, आपके विचार से बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घोड़ा छीनने की बात किसी को न बताने की प्रार्थना क्यों की थी? खड़ग सिंह डाकू जब घोड़ा छीन के ले गया था तो बाबा भारती ने कहा किसी को बताना मत, क्योंकि अगर बताओगे तो कोई किसी गरीब की, असहाय पीड़ित की मदद नहीं करेगा। आप ये मत बताना कि मैं छीन कर ये घोड़ा लाया हूं।
बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीनने के बाद किसी को न बताने की प्रार्थना इसीलिए की होगी ताकि लोगों का विश्वास और मानवता पर भरोसा बना रहे। नहीं तो क्योंकि जो डाकू था उसने गरीब बन करके बाबा भारती को कहा था घोड़ा रोकने के लिए, फिर घोड़ा लेके भाग गया था, तो कोई व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करेगा। अगला जो 6 का प्रश्न है, इसमें आप देख रहे हैं 30 से 40 शब्दों के अंदर इनका उत्तर देना है। प्रश्न है, एटॉम्स भारत किस उद्देश्य से आई थी, क्या वह उसे पूरा करने में सफल हो सकी? उत्तर है, एटॉम्स भारत का उद्देश्य देश में विज्ञान और तकनीकी का विकास करना था। यह संस्था युवाओं को वैज्ञानिक सोच से जोड़ने में काफी हद तक सफल रही। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के आधार पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की मुख्य विशेषताएं लिखी। तो पोर्ट लुई की क्या विशेषताएं हैं? ये मॉरिशस की राजधानी है, यह एक सुंदर बंदरगाह भी है, यहाँ भारतीय संस्कृति, व्यापारिक गतिविधियां और विभिन्न सभ्यताओं का सुंदर मेल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पाठ पेड़ की बात के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं। उत्तर है, देखो इसका आपके सामने है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं और छाया देते हैं। वे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं, इसलिए मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ये पद्यांश देखिए, बड़ा अच्छा पद्यांश है। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो ग्वालन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। जब मैं सुबह होती है, भोर होती है, तो आप लोग मुझे गायों के पीछे भेज देते हैं गाय चराने के लिए, और 4 पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। और पूरे 4 पहर में भटकता रहता हूँ, जंगल के अंदर सांझ होती है तब घर आता हूँ। मैं बालक भाइयों को छोटो छिक्को कहीं विधि पाए। और मेरी तो लंबाई भी कम है। जो छिक्का है, आप मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हो, जिसके अंदर घी रखती थी माता यशोदा, उसे कहते हैं छिक्का। एक लकड़ी का बना होता है, बांस की लकड़ी का। तो मैं उसको कैसे पकड़ पाऊंगा, कैसे उस तक पहुंच पाऊंगा? ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए। और ये ग्वाल बाल है, ये सब मेरे दुश्मन है, मेरे बैरी है, और इन्होंने जबरदस्ती क्या किया, मेरे मुख के ऊपर नवनीत है वो लीप दिया, लगा दिया। प्रस्तुत पद्यांश में ये पद्य आपने पढ़ा, इसमें श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने, तो ऑप्शन है माखन खाया है, माखन नहीं खाया है, मटकी गिराई है, मटकी नहीं गिराई है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। अगला प्रश्न है, भोर भयो ग्वालन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात हो रही है? तो ये मैंने आपको बताया है कि भोर यानी सुबह होते ही मैं चल पड़ता हूं घर से। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण माँ यशोदा तक न पहुंच पाने के लिए क्या तर्क देते हैं? उनकी ऊंचाई कम है, मैंने अभी बताया आपको कि उनकी हाइट है, ऊंचाई है वो कम है, और छीका है वो बहुत ऊंचा है। श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना क्या बताती है? मित्र बताती है। श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना क्या बताती है? मित्र बताती है। प्रश्न नंबर 8, पद्य पाठों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न। चेतक कौन था तथा वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था? तो विद्यार्थियों, आपको भली प्रकार से इस प्रश्न का पता होगा कि चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। वीर और स्वामी भक्त घोड़ा था, वह युद्ध के समय महाराणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था और संकट में भी उनका साथ नहीं छोड़ता था। प्रश्नों को बहुत अच्छी प्रकार से याद कीजिए विद्यार्थियों, इनमें काफी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश को कैसे चित्रित किया गया है? उत्तर है, जो हमारी मातृभूमि कविता है उसमें हिमालय को भारत माता का गौरव कहा गया है कि हिमालय भारत माता का गौरव है, और प्रहरी है, प्रहरी कहते हैं रक्षक को।
और आकाश को विशाल, ऊंचा और देश की महानता का प्रतीक माना गया है। गए का प्रश्न देखिए, रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति संजो कर रखता है? तो रहीम दास जी ने बताया है कि जो सज्जन पुरुष है अर्थात अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, उनकी जो संपत्ति है अर्थात उनका जो धन है, केवल वो अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता और समाज की भलाई के लिए संजो कर रखा जाता है। अर्थात वो जो इकट्ठा करते हैं वो लोगों के भले के लिए धन इकट्ठा करते हैं, गरीबों के भलाई के लिए। प्रश्न नंबर 9, पद्य पाठों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। शब्द सीमा तय कर दी गई है, 2-4 कम ज्यादा हो सकते हैं। चेतक ने रणभूमि के अंदर अपनी वीरता कैसे दिखाई? 2 पंक्तियों में उत्तर बताइए। 2 पंक्तियों में 30 से 40 शब्द हो जाते हैं। तो जो चेतक घोड़ा था उसने रणभूमि में चेतक ने घायल होने के बाद, वो घायल हो गया था, उसके बाद भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अद्भुत साहस और स्वामी भक्ति का परिचय दिया। यह आपका उत्तर है 9 का। 10 का उत्तर, रहीम के अनुसार जीव के कर्मों का परिणाम उसे स्वयं क्यों भोगना पड़ता है? जो जीवात्मा है, हम लोग क्या है? हम लोग भी जीवात्मा है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए तो हमें बुरा परिणाम मिलेगा। तो रहीमदास जी ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। जैसे किया गया कर्म वैसा ही परिणाम देता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं। अच्छे कर्म क्या देते हैं? सुख। और बुरे कर्म क्या देते हैं? दुख देते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। जलाते चलो कविता में किसे जलाने की बात कही गई है? बड़ा ही अच्छा उत्तर इसका है। आप लोगों ने क्लास में ये पाठ पढ़ा भी है बहुत अच्छे तरीके से। जलाते चलो कविता में मनुष्य के भीतर आशा, प्रेम और ज्ञान के दीपक को जलाने तथा निराशा, अज्ञान और अंधकार को बुझाने की बात कही गई है। कि आशा, प्रेम और ज्ञान का दीपक तो आप जलाते चलो, और जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको आप बुझाते चलो अर्थात दूर करते चलो। बेटा पत्र है प्रश्न नंबर 10, 80 से 100 शब्दों का। जन्मदिन की बधाई देनी है इसके अंदर। शुरू करते हैं। आपका नाम मानस या मानसी है। जो पेपर के अंदर नाम दिया गया वही नाम लिखिए। नाम परिवर्तन हो सकता है। वो कह सकते हैं आपका नाम दीपक है या आपका नाम दीपिका है। जो भी नाम दिया हुआ है वो नाम आप करें। लड़की है तो स्त्रीलिंग वाले नाम को काम में ले, और लड़के हैं तो पुल्लिंग वाले को। जयपुर, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, सप्रेम नमस्ते अर्थात प्रेम सहित नमस्कार। आज तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूं। लड़की है तो देती हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन सुख, स्वास्थ्य और सफलता से भरा रहे। तुम सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर रहो और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करो। शीघ्र ही मिलकर इस खुशी को मनाएंगे। उसके बाद में जैसे आपका जो नाम है मानस है अथवा मानसी है वो आप लिख दीजिए नीचे। विकल्प 2 के अंदर है, विकल्प का मतलब अथवा आपको अगर पत्र लिखना कठिन लग रहा है तो आप एक बीमारी का, बीमार होने के लिए अवकाश यानी छुट्टी की प्रार्थना पत्र भी दे सकते हैं। प्राचार्य महोदय के नाम आपको लिखना है। विद्यालय में आपका जो विद्यालय है उसका नाम आप लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है। ठीक है। बीमारी के कारण अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र ये विषय है। जब ऊपर का हम पूरा कर लेते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर विषय लिखते हैं तो हमें अलग से नंबर मिलता है। 1 नंबर हमें इसका मिल जाता है कि बीमारी के कारण अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं। फिर हम शुरू करते हैं। महोदय,
सविनय निवेदन है कि, ये सब में आता है। पिछले 2 दिनों से चिकनगुनिया, अगर आपको नाम याद नहीं रहे तो आप बुखार लिख दीजिए, या दूसरी बीमारी भी आप लिख सकते हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित हूं, चिकित्सक ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी है कि आप विश्राम कीजिए, घर पे रह के सोना है। अतः कृपया मुझे दिनांक, अब आप यहाँ दिनांक लिख दीजिए, जो आपको पेपर का दिनांक वहां से लेकर के आप आगे की दिनांक लिख सकते हैं। 2 दिन की छुट्टी है तो 10 तारीख और 11 तारीख तक का अवकाश दीजिए। उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा। आपका आभारी रहूंगा, रहूंगी। भवदी है, इसमें नाम दिया था कि आपका नाम संजना है। लड़की हो तो आप संजना लिखिए, लड़के हो तो संतोष। कक्षा 6। बड़ा ही सरल प्रार्थना पत्र मैंने आपको समझाया। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद लिखना है। सुबह की सैर, तो आपको पता है मॉर्निंग वॉक हम करते हैं कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। प्रातःकाल वातावरण कैसा होता है? शुद्ध होता है, अच्छी हवा चलती है, मन शांत होता है। इस समय की गई सैर शरीर में स्फूर्ति देती है। यानी स्फूर्ति क्या होती है कि हम तेज हो जाते हैं बिजली की तरह, फुर्ती आती है, मन प्रसन्न रहता है। सुबह टहलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और दिन भर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह सैर अवश्य करनी चाहिए। ये था आपका सुबह की सैर। अगर ये आप नहीं करके आओ तो अथवा में आप करके आ सकते हैं मेरा देश भारत। तो इसके ऊपर गद्यांश देखिए, मेरा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की भाषाएं, वेशभूषा यानी कपड़े अलग अलग तरीके के, अलग राज्यों में जो कपड़े हैं वो अलग अलग हैं। बोलियां हैं, धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अनेक धर्म है, भाषाएं हैं, संस्कृतियां मिलजुल कर रहती है। भारत प्राचीन सभ्यता और महान परंपराओं का देश है। यहाँ के लोग मेहनती है, सबसे बड़ी बात है परिश्रम करते हैं, क्योंकि अधिकतर भारत है वो खेती है, कृषि प्रधान देश है। सहनशील है। भारत ने विज्ञान, कला और खेल के अंदर क्षेत्र में विश्व में अपना स्थान बनाया है। कला कहते हैं आर्ट को, इसके अंदर नृत्य भी आ जाता है, किसी चीज को बनाना, मूर्ति कला, चित्रकला, सब कला के अंदर आ जाता है। मुझे अपने देश पर गर्व है। तीसरा जो गद्यांश से विद्यार्थी जीवन के ऊपर दिया गया है, इन तीनों में से एक करने को बोले तो एक कीजिए, दो करने को बोले तो दो कीजिए। तो विद्यार्थी जीवन जो आपका जीवन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि उसी के अंदर बच्चा है वो अपना मानसिक विकास करता है, ठीक है, शारीरिक विकास करता है, अध्ययन अध्यापन करता है, पढ़ता है, लिखता है, खेलता है। सभी कार्य है वो विद्यार्थी जीवन में होते हैं। इसी समय व्यक्ति संस्कार, ज्ञान और अनुशासन में रहता है। अनुशासन क्या होता है? नियमों का पालन करना। जो नियम घर वाले, माता पिता, गुरुजन बताएं उनका पालन करना वो अनुशासन कहलाता है। विद्यार्थी को मेहनती, आज्ञाकारी और समय का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि समय है वो सबसे बड़ा धन है। समय बराबर धन, अमूल्य धन है। अच्छा विद्यार्थी ही आगे चलकर देश का जिम्मेदार नागरिक बनता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह आपका पूरा पेपर मैंने आपको करवा दिया। आप YouTube चैनल AIM HIGH हाई CLASS ES1 इसके ऊपर जाकर के, एम हाई क्लासेज 1 के ऊपर जाकर के वहां आपकी एनुअल एग्जाम करके लिस्ट पड़ी है। कक्षा 6 की ऑल सब्जेक्ट बोल के एनुअल एग्जाम, ऑल सब्जेक्ट, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th क्लास, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट 6th, 7th, 8th, 9th, उसमें आपको सब सब्जेक्टों के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र
कुछ एक डाले जा चुके बेटा, कुछ एक हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, वो आप देखें, उनको पढ़ के जाएं, क्योंकि उसके अंदर से प्रश्न ना वो काफी मात्रा में आने की संभावना रहती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करना अपने मित्रों के पास। तब तक के लिए नमस्कार।